तो आज हम लोगों ने एक विशेष विषय पर चर्चा के लिए आज हम इकट्ठे हो रहे हैं। क्या है ये विशेष चर्चा, ये आपको मैं पहले बता दूं। मैंने कई जगह लिखा भी है, बोला भी है कि लोकतंत्र की परिभाषा जो दुनिया में बनी हुई है वो परिभाषा ही गलत है। फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, क्या परिभाषा है, इसका कोई अर्थ ही समझ में नहीं आता। अरे भाई, लोकतंत्र की परिभाषा तो सीधे सीधे है लोक नियंत्रित तंत्र। ये बात मैं बोलता रहा हूं। फिर मैं एक बात और बोलता रहा हमेशा कि तंत्र, तंत्र मतलब न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये तीनों ही लोक के मैनेजर हैं, प्रतिनिधि नहीं है। ये भी मैं बोलता रहा कि ये लोग लोक के मैनेजर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तंत्र को मैंने हमेशा लोक का मैनेजर माना। भाई, हमेशा बोलता रहा, किसी ने कोई प्रश्न कभी उठाया भी नहीं और इस पर कभी चर्चा भी ज्यादा नहीं हुई, तो चलता ही रहता था। 2 दिन पहले विपिन तिवारी, पवनजय जी, श्रीकांत जी, वैद्यराज जी आहूजा, इन लोगों ने अलग अलग तरीके से यह प्रश्न उठाया कि अगर लोक का तंत्र अगर मैनेजर है तो मालिक कौन है। तो मैंने उत्तर दे दिया, 140 करोड़ व्यक्ति। वहां इन लोगों ने दो चार प्रश्न भी किए सबने, मैंने कुछ कुछ उत्तर दे दिया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठा खुद से कि मैंने उत्तर तो दे दिया, लेकिन क्या मेरा उत्तर सही था। वो लोग उत्तर पाके चुप हो गए, ये अलग बात है। लेकिन मुझे यह बात तो साफ करनी पड़ेगी कि अगर लोकतंत्र की परिभाषा लोक नियंत्रित तंत्र है तो लोक क्या है। तो हम ये कह करके नहीं बच सकते। लोक का मतलब है 750 करोड़ लोग। ठीक है भाई, ये तो सारी दुनिया की बात हो गई। भारत में लोक क्या है। तो भारत में लोग, मैंने कह दिया 140 करोड़ लोग। 140 करोड़ लोगों के मैनेजर हुए तंत्र या न्यायपालिका, विधायिका, ये मैनेजर हो गए उनके। प्रश्न ये खड़ा होता है कि मैनेजर किसके निर्देश पर कार्य कर रहा है। तो उत्तर आया कि निर्देश तो दे रहा है संविधान। और संविधान को कौन निर्देश दे रहा है? लोक। लोक मतलब क्या? इसका उत्तर मेरे पास नहीं था। तब मैंने उसी रात को ब्रजेश जी से फोन किया, सवेरे बात हुई। ज्ञानेंद्र जी को भी मैंने बुलाया था यहाँ। ज्ञानेंद्र जी से बैठ करके चर्चा हुई।
राकेश जी से भी चर्चा हुई इस संबंध में, कुछ रामवीर जी से भी समझा, और मैं खुद भी इस बात की बहुत गहराई से सोचा कि इसका तो उत्तर देना पड़ेगा कि लोक यानी क्या। तंत्र तो हो गया मैनेजर हमारे हिसाब से, तो फिर लोक का प्रतिनिधि कौन है? प्रतिनिधि अलग होता है, मैनेजर अलग होता है। प्रतिनिधि जो होता है उसको पावर ऑफ अटॉर्नी होता है मेरे हिसाब से। ये पावर ऑफ अटॉर्नी तंत्र के पास या मैनेजर के पास नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर द मालिक, जो दस्तखत करेगा वो मालिक का मान लिया जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। तो फिर यह सवाल उठा कि भाई कौन है पावर ऑफ अटॉर्नी वर्तमान समय में? तो ऐसा कोई हम लोगों के दिमाग में कोई इस तरह का ढांचा बना हुआ नहीं था कि जिसको मैं साफ साफ बता सकूं कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी हमारा। मतलब ये अगर दस्तखत कर देगा यह व्यक्ति या यह व्यवस्था या यह समूह, अगर दस्तखत कर देगा तो मान लिया जाएगा कि 140 करोड़ लोगों का दस्तखत है। ये प्रश्न मैंने आपके सामने बताया। इस प्रश्न की पृष्ठभूमि में हम लोगों ने बैठ करके एक ये तैयार किया कि लोक का प्रतिनिधि कौन होगा और मैनेजर कौन होगा। इसका जो ढांचा बनाया गया तो उसका एक ढांचे का प्रारूप आज मैं आपके सामने उसको रख रहा हूं, रफ एक तरह से। क्योंकि फाइनल तो अभी इस पर जब विचार हो जाएगा, चर्चा हो जाएगी, कुछ संशोधन होगा, कुछ जो जो होगा। विषय बहुत ज्यादा गंभीर है और इसलिए इस विषय पर सब लोग अपनी बात भी रख सकते हैं और खुल करके प्रश्न भी कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर, सीधा प्रश्नोत्तर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सब इस तरीके से मैंने सोचा। तो मैंने जो प्रारूप बनाया वह प्रारूप मैंने कल रात को आपको पढ़ के बताया था। एक दो शब्द आज थोड़ा सुधारा गया, उसमें से बदला गया कुछ, एक दो शब्द वही है। फिर आज सवेरे उस प्रारूप को मैंने फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह आपके पास भेज भी दिया, जिससे कि आज रात को यह चर्चा हो सके और आप उस प्रारूप को पढ़ सके। ये मैंने प्रक्रिया अपनाई। अब मैं आपको वो प्रारूप बताता हूं कि वह प्रारूप क्या होगा। मैंने जो प्रारूप बनाया है उसके मुताबिक लोक का प्रतिनिधित्व तीन इकाइयां मिलकर करेंगी। ये तीन इकाइयां कौन कौन होंगी? तो पहली एक इकाई मैंने लिखी है संविधान सभा, एक इकाई होगी। दूसरी इकाई होगी तंत्र। एक संविधान, पहले मैं कहता था तंत्र होगा मैनेजर, अब मैं उसको संशोधन किया कि नहीं, तंत्र होगा प्रतिनिधि। एक हुआ संविधान सभा, एक प्रतिनिधि में शामिल हुआ तंत्र, और तीसरी इकाई में राष्ट्रपति।
अगर ये तीनों सर्वसम्मति से कुछ भी अगर कर दिए, तीनों मिलकर, मतलब संविधान सभा और ये आपका दूसरी सभा, तंत्र, संविधान सभा और तंत्र, दोनों ने मिल करके अगर कोई संविधान संशोधन कर दिया तो राष्ट्रपति के पास दस्तखत के लिए जाएगा, और राष्ट्रपति ने भी स्वीकृति दे दी तो यह मान लिया जाएगा कि यह लोक की स्वीकृति हो गई। लेकिन अगर तीनों में से किसी भी एक इकाई ने, चाहे राष्ट्रपति या तंत्र या संविधान सभा, तीनों ने अगर उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया, उसमें से किसी एक ने, सर्वसम्मति नहीं बनी तीनों की, तब उस विषय पर जनमत संग्रह हो जाएगा। ये हम लोगों ने एक प्रस्ताव बनाया, ये एक रूप हो गया। अब प्रश्न ये उठा कि इन तीनों को अपॉइंट कौन करेगा, तो उसका हम लोगों ने जो प्रारूप बनाया है, उस प्रारूप के अनुसार संविधान सभा को अपॉइंट करेगी जनता। जनता मतलब सीधे वर्तमान समय में हम बालिग मताधिकार मान सकते हैं, और भविष्य में प्रत्येक व्यक्ति को दे सकते हैं। जैसा संविधान में लिखा जाएगा, सब लोग सहमत तीनों हो जाएंगे, हो जाएंगे, वो चाहे जो उम्र तय कर दे। तो ये बन जाएगी आपकी संविधान सभा। संविधान सभा आम जनता के द्वारा चुनी जाएगी, वर्तमान में बालिग मताधिकार से। फिर सवाल उठता है कि तंत्र को कौन बनाएगा। तो तंत्र को बनाने में थोड़ी सी प्रक्रिया जटिल है। तंत्र इतना आसानी से तो बन नहीं जाएगा। तो तंत्र के होंगे तीन भाग: न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। ये तीनों लोक के मैनेजर होंगे, तीनों, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इन तीनों को हम लोक का मैनेजर मान सकते हैं, तंत्र का भी मैनेजर मान सकते हैं, जो भी। तो ये हो गए तीन: न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। अब तंत्र जो होगा, वो तंत्र की भूमिका क्या होगी इसमें? तीन तो हो गए ये तीनों। तो विधायिका, विधायिका के दो भाग हो जाएंगे। एक भाग होगी विधायिका का लोकसभा। जैसा अभी वर्तमान में लोकसभा बनती है, बालिग मताधिकार से बनती है, उसी तरह एक लोकसभा बनेगी। ये विधायिका का हिस्सा होगी। विधायिका होगी तंत्र का भाग, और लोकसभा होगी विधायिका का भाग। एक आपको बन गई लोकसभा, और एक का नाम हम लोगों ने दिया है संघ सभा। एक हो गई लोकसभा, एक हो गई संघ सभा। ये दोनों मिलकर बन जाएंगे विधायिका, और दोनों विधायिका मिलकर के तंत्र के 1/3 हो गए। अब एक बन गई
लोकसभा और एक बन गई आपकी संघ सभा। लोकसभा चुनी जाएगी बालिग मताधिकार से, जैसी अभी वर्तमान में बनती है उसमें हम लोगों ने कोई फेरबदल नहीं किया है। संघ सभा कैसे बनेगी? संघ सभा बनेगी इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब परिवार के लोग एक परिवार सभा बनाएंगे, एक परिवार का मुखिया चुन लिए, परिवार के लोगों ने परिवार का मुखिया चुन लिया, और ऐसे मुखिया जो 100 मुखिया होंगे, ये 100 लोग मिलकर के ग्राम सभा बनाएंगे। 100 या 200 जो भी मुखिया हुए, 200 250 300, एक गांव में इतने ही परिवार होंगे करीब 2 250। ये सब 2 250 जो मुखिया होंगे, ये सब मिलकर के ग्राम सभा बन गई अपने आप। और ग्राम सभा फिर बनाएगी जिला सभा, जिसका नाम हम लोगों ने दिया है मंडल, लेकिन उसको आप मानकर चलिए जिला सभा। जिला सभाओं के द्वारा मिलकर के बनाई जाएगी प्रदेश सभा, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है प्रमंडल। और प्रदेश सभाएं मिलकर के एक बनाएंगी राष्ट्र सभा, जिसको आप केंद्र सभा कह सकते हैं, केंद्रीय सभा या राष्ट्र सभा हम लोगों ने बना दी। राष्ट्र सभा में जो लोग जाएंगे उनकी संख्या मान लीजिए कि सभी प्रदेशों को मिला करके करीब 1000-1500 होगी राष्ट्र सभा के लोगों को। यही राष्ट्र सभा के लोग बैठ करके 250 लोगों को, ये संख्या कम ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि वर्तमान में हम लोग ज्यादा फेरबदल नहीं कर रहे हैं, तो 250 लोगों की संघ सभा बना देंगे। उसी उसी के मतलब हमारी जो राष्ट्र सभा होगी वह राष्ट्र सभा ही संघ सभा बनाएगी, उसका नाम हो जाएगा संघ सभा हो गया। और ये हो गई आपकी राष्ट्र सभा। अब यहाँ एक प्रश्न और उठा कि ये तो हो गया विधायिका का काम, कार्यपालिका की भूमिका कैसे होगी, कैसे बनेगी? कार्यपालिका का मतलब प्रधानमंत्री, सरकार, ये सब कार्यपालिका होगी। इसका गठन कैसे होगा? तो कार्यपालिका के लिए हम लोगों ने माना है कि कार्यपालिका का चुनाव, देखिए तंत्र जो है वो तंत्र के अंतर्गत विधायिका हो गई और न्यायपालिका कार्यपालिका। कार्यपालिका के भी दो होंगे रूप, जिस तरह विधायिका के दो हो गए, एक हो गया संघ सभा, एक हो गई लोकसभा, उसी तरह कार्यपालिका भी दो होगी। एक हो जाएगी केंद्र सरकार, जैसे वो अभी अभी उसको हम केंद्र सरकार ही कहते हैं। एक केंद्र सरकार बनेगी, उसका एक प्रधानमंत्री चुनेगा, लोकसभा चुन लेगी, तो एक प्रधानमंत्री बनेगा उसका, और मंत्रिमंडल बनेगा, वो आपकी हो गई केंद्र सरकार। और एक बनेगी आपकी संघ सरकार, जैसा अभी राज्य सरकार जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका स्वरूप बदलकर, सिर्फ नाम नहीं बदला गया है, स्वरूप भी बदला गया है। वो अभी केंद्र सरकार के समकक्ष सरकार होगी और उसका नाम होगा संघ सरकार। ये दोनों की अलग अलग सरकारें आपकी बन गई।
लोकसभा ने एक सरकार बना दी और संघ सभा ने एक सरकार बना दी। ये दोनों बन गई। अब जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री अपने जो हैं, मतलब केंद्रीय प्रधानमंत्री, उनके अंडर में या उस सरकार के अंडर में केवल होंगे सुरक्षा, न्याय, विदेश। तीन मामले वो देख सकेंगे बस। बाकी के सारे जितने मामले हैं वे सारे के सारे चले जाएंगे संघ सरकार के पास। जितना, मतलब ऐसे मामले सैकड़ों विभाग हैं सब। और उसी तरह केंद्र सरकार के पास 5 विभाग रहेंगे: सेना, पुलिस, वित्त, विदेश, न्याय। बस बाकी सारे विभाग चले जाएंगे उसके पास, संघ सरकार के पास। केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं रहेगा इस मामले में। अब ये हमारी दोनों सरकारें अलग अलग बन गई, दोनों का काम अलग अलग बट गया। जो हमारी केंद्र सरकार होगी उसके खर्चे के लिए 2% अधिकतम आप सुरक्षा कर ले सकते हैं। 2% संपूर्ण संपत्ति का वो आपका सुरक्षा कर हो गया, और वो सुरक्षा की गारंटी देंगे आपको और सुरक्षा कर लेंगे 2% अधिकतम। अब जो संघ सरकार है वो अपने कार्यों के लिए जैसा उचित समझेगी अपना टैक्स लगाएगी। उसकी जिम्मेदारी संघ सरकार की रहेगी। ये आपका हो गया टैक्स सिस्टम। जो केंद्र सरकार जो चलेगी, केंद्र सरकार का बनाया तो केंद्र सरकार को लोकसभा ने, लेकिन केंद्र सरकार में पूरी विधायिका उसको कंट्रोल करेगी। विधायिका मतलब लोकसभा और इसको राज्यसभा भी बोलते हैं, हम लोगों ने संघ सभा नाम दिया। ये दोनों मिलकर के जैसे अभी चलाते हैं वैसे ही चलाएंगे, उसमें कोई हम लोगों ने फेरबदल नहीं किया है। बस खाली उनके पावर सारे के सारे हम लोगों ने दे दिए संघ सरकार को। वो अपना चलाएंगे, ये अपना चलाएंगे। अब इसमें हम लोगों ने ये माना है अपना कि अगर कोई संविधान में संशोधन करना होगा तो लोकसभा और संघ सभा ये दोनों मिलकर के संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं, या संविधान सभा इनको कोई प्रस्ताव दे सकती है विधायिका को। तो दोनों आपस में प्रस्ताव दे सकते हैं दोनों, और दोनों की अगर सहमति हो जाएगी और राष्ट्रपति स्वीकृति दे देंगे तो संविधान संशोधित हो जाएगा। ये हम लोगों ने मोटा मोटा एक प्रारूप बनाया है। जो सवेरे मैंने लिखा था उसमें एक शब्द का मैंने हेर फेर किया है अभी बोलते समय। और वो हेर फेर ये किया है कि संघ सभा, जो मैंने हर जगह कहा था कि संघ सभा संघ सरकार वो सरकार बनाएगी, वो तो संघ सभा ही बनाएगी। लेकिन संघ सभा को कौन बनाएगा?
संघ सभा को बनाएगी राष्ट्रसभा। राष्ट्रसभा ही संघ सभा बनाएगी। और यह भी हो सकता है कि राष्ट्रसभा ही संघ सरकार बना दे। राष्ट्रसभा को हम ये पावर दे देंगे तो राष्ट्रसभा एक संघ सभा भी बना देगी और राष्ट्रसभा एक संघ सरकार भी बना देगी। एक हो सकता है ये दोनों में से कोई भी एक तरीका। इसी तरह हम एक और उसमें बदलाव कर सकते हैं कि जो केंद्र सरकार बनेगी, जो लोकसभा बनाती है, उसको हम इन दोनों को जोड़कर दे सकते हैं कि संघ सभा और लोकसभा ये दोनों मिलकर के प्रधानमंत्री को अपॉइंट करेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल तो ये दोनों मिलकर ही बनाएंगे। अब एक बात और हम लोगों का सुझाव रहा है कि वर्तमान समय में जो मैनेजर है, वो मैनेजर इसका पार्लियामेंट का मेंबर क्यों होगा? तो मेरा ये सुझाव है कि कार्यपालिका के लोग विधायिका में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। विधायिका कानून बनाने के लिए स्वतंत्र रहेगी, कार्यपालिका उन कानूनों का पालन करेगी। इसका मतलब कि अगर कोई लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य, मतलब संघ सभा का सदस्य, अगर कोई मंत्रिमंडल में जाता है या प्रधानमंत्री बन जाता है या राष्ट्रपति बन जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको अपना पोस्ट रिजाइन करना पड़ेगा। ये हम लोगों ने बनाया है। मतलब कार्यपालिका के जो लोग होंगे उनकी भूमिका विधायिका में शून्य होगी। विधायिका को स्वतंत्र अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम करिए। ये मैंने आधे घंटे में आपको मोटा मोटा प्रारूप आपको बताया है। अब इस प्रारूप पर हम आप लोगों के विचार भी जानना चाहेंगे, फिर प्रश्न उत्तर भी हम लोग रखेंगे। तो पहले तो आप अपने अपने विचार आप रखिए, या जैसे चलाना हो आप ब्रजेश जी अपने हिसाब से चलाओ। मैंने विषय आपके सामने रख दिया है। जी, कोई साथी अपनी बात रखना चाहेंगे या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सभी बंधुओं को नमस्कार। जी बताइए पवन जी। देश में ऐसे लोग होते हैं जो समाज के लिए सोचते हैं। देश में ऐसे भी विचारक होते हैं जो तंत्र के लिए सोचते हैं। जो विचारक तंत्र के लिए सोचते हैं, सरकारें सत्ता उन्हें पुरस्कृत करती है। जो विचारक समाज के लिए सोचते हैं और समाज के लिए व्यवस्था गढ़ते हैं, सरकारें उनसे परेशान होती हैं और उन्हें परेशान करना चाहती हैं। सत्ता, सरकार और समाज, मकान मालिक और किराएदार, बैठा हुआ यात्री और खड़े हुए यात्री के भांति होते हैं। इनके बीच का जो सामंजस्य होता है वो बड़ी ही
समझदारी से चल पाता है। तो राजा राम मोहन राय जैसे लोग तंत्र के लिए सोचते थे। सत्ताधीश चाहे अंग्रेज हो या कोई भी हो, सत्ताधीश सत्ताधीश होते हैं, और वो उन्हें पुरस्कृत करते थे ऐसे लोगों को जो तंत्र में अच्छाइयाँ लाने का प्रयास करते थे और समाज में उनकी उपयोगिता को बढ़ाते थे। समाज किसी तरीके से उन्हें अपना हितकारी समझ ले और उनसे आश्रित हो जाए। लेकिन कुछ लोग गांधी जैसे लोग थे जो सिर्फ समाज के लिए ही सोचते थे। वो तंत्र में चाहते थे कि खामियां रहें, और तंत्र के बारे में उनके विचार जो होते थे वह सिर्फ समाज को समझाते थे कि हाँ, आपको सविनय अवज्ञा करना, आपको नमक बना के कानून तोड़ना, आपको कपड़ा बुन के इनके कपड़े पे आश्रित नहीं रहना। सरकार सत्ता इनसे परेशान होती थी कि जब आप हमको समाज के लिए समाज सुधारक बना दोगे तो हम सत्ताधीश बन के क्या करेंगे। हम जब नमक का कानून लाएंगे, नमक के जरिए लूट करेंगे, तब हम सत्ता में बने रहेंगे। हम समाज सुधारक बन के सत्ताधीश नहीं रह सकते। तो उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को भी उत्पन्न करा जो उन्होंने कहा कि नहीं, देश पूर्णतया आजाद होगा और तंत्र भी हम ही चलाएंगे। और गांधी जी को इस बात को मानना पड़ा मजबूरन, पूर्णतया देश आजाद हो और तंत्र भी हम ही चलाएं। लेकिन तंत्र बनने के बाद भी वह इस पक्ष में थे कि हम तंत्र में सम्मिलित नहीं हों, हम समाज के लिए ही लड़ेंगे। और प्रथम पंक्ति के जितने नेता हैं जो समाज के चाहते हों, वो समाज के लिए रहें। तंत्र में जो है द्वितीय पंक्ति के नेता हैं। बहरहाल गांधी जी की चल नहीं पाई। और इस विषय को कहने का मतलब मेरा ये है कि तंत्र के बारे में सोचने के बजाय समाज के बारे में सोचा जाए, समाज के लिए व्यवस्था दिया जाए। तय आपको करना है इतिहास से सीख लेकर। आप किसके लिए विचार करेंगे, तंत्र के लिए विचार करेंगे या समाज के लिए विचार करेंगे। ईश्वर ईश्वर ने आपको विचारवान बना दिया। फैसला अब आपको करना है कि आप किसके साथ हो, सत्ता के साथ हो या समाज के साथ हो। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। जी, हेलो। मोहन गुप्ता जी कुछ बोल रहे हैं, जी बताइए। सभी साथियों का अभिवादन है। आज की जो चर्चा हो रही है या जो विषय वस्तु रखी गई है, तो हम जब संवैधानिक विषय वस्तु को देखते हैं तो जो संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा
140 करोड़ मतदाताओं के द्वारा चुन करके और प्रतिनिधित्व के लिए भेजा जाता है। लेकिन जो हम राज्यसभा को देखते हैं तो राज्यसभा में प्रत्यक्ष रूप से लोक के द्वारा या मतदाताओं के द्वारा वोटिंग प्रणाली से नहीं भेजा जाता है। वो भारत के सभी राज्यों से विधायकों के द्वारा और उनकी वोटिंग प्रतिशत के माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। तो और राज्यसभा जो है वो लोकसभा से या केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो भी कोई चीज पास होता है तो उसको राज्यसभा में भी पास होना होता है। तो लोकसभा में जो पास होता है उसको नियंत्रण के लिए ही राज्यसभा में भेजा जाता है, और फिर जब इससे भी पास होता है तो फिर इसके नियंत्रण के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और 6 महीना के बाद जो दोनों सदन से फिर पास होके जाता है तो फिर कानून बनता है। तो जो हम यहाँ संविधान सभा की बात करते हैं तो आदर्श प्रणाली में एक तो प्रश्न है कि राज्यसभा रहेगा कि नहीं रहेगा, और रहेगा तो राज्यसभा को ही संविधान सभा के रूप में परिवर्तित करके और जो राज्यों के विधायकों के द्वारा जो चुन करके इसमें भेजा जाता है, तो हम देखते हैं कि हर एक राज्य से सांसद तो चुन करके जाते ही हैं लोकसभा में, वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते ही हैं। तो जो राज्यसभा की व्यवस्था को है इसी को संविधान सभा की तरह बनाकर और जो विधायकों द्वारा चुना जाता है इसमें सदस्य, उनको ग्राम सभा या परिवार के द्वारा जो है मतदान कराकर और उनके सदस्य को प्रतिस्थापित हो और वो एक स्वतंत्र सभा हो, तो बिना ज्यादा कुछ उलटफेर करते हुए और एक संतुलन की व्यवस्था बनाने पर अगर विचार किया जाए, ये मेरा एक ओपिनियन है। बाकी हमको तो बाकी सब बहुत भाई समझ रहे हैं, इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं। कहे कि अगर संविधान सभा बनता है तो फिर विधानसभा का अरे राज्यसभा का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। कहे कि ये भी नियंत्रण के लिए ही है, लेकिन ये राजनीति जो दलीय प्रणाली से ये हरेक दलों के जो कब्जा में है, राजनीतिक कब्जा में है, इसको जो है सो उससे मुक्त करके एक स्वतंत्र सभा के रूप में कोई नाम दे करके और तंत्र पर नियंत्रण की व्यवस्था, चाहे वह न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, ऐसा कुछ व्यवस्था भी बन सकता है। ये हमें कुछ थोड़ा बहुत जो है सो समझ में आता है। इस बात को हमने रखा ताकि जो है
आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने में जो आज लोक जो तंत्र है उस पर एक नियंत्रण की व्यवस्था, और दूसरा जो है समाज और परिवार को संवैधानिक व्यवस्था में स्थान और एक आदर्श व्यवस्था में जो भी संवैधानिक ढांचा है जिसमें कि जन कल्याण की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, 5 जो व्यवस्था छोड़कर उस पर एक मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यवस्था बन जाएगा। तो मैं अपनी बात को ही विश्राम दूंगा, बाकी साथी जो हैं और इस पर अपनी चर्चा को रखें। धन्यवाद। जी धन्यवाद मोहन जी। बाकी के साथी बताएं। सभी साथियों के लिए नमस्कार। जी बताइए मदन जी। आदर्श लोकतंत्र की व्यवस्था किस प्रकार से अच्छी हो। हमारा देश जो है वो एक लोकतंत्र देश है। जिस देश में अच्छे विधायक होंगे, सांसद होंगे, तभी हमारी जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी होगी। और अच्छे लोगों को मतलब चुनेंगे हमारे भारतवासी, अच्छे नेताओं को जिनकी छवि अच्छी है, जो अपराधी नहीं है, ऐसे नेताओं को संसद और विधानसभा में भेजेंगे, तभी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी होगी, मतलब बेहतर होगी। क्योंकि जब विधायक या मतलब सांसद जो है हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र में या विधानसभाओं में अच्छे नेता होंगे तो अच्छे कानून बनाएंगे, देश हित के कानून बनाएंगे, जनता के हित के ही कार्य करेंगे, देश का विकास करेंगे। हर प्रकार से जो है वो नेता जनहितैषी होंगे, तभी जो है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में सुचारू रूप से चलेगी। जब तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा, शासन तो चला, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, लेकिन वो उनकी भावना देश के प्रति कुछ और थी। क्योंकि वो मतलब हमारी जो वास्तविकता है, हमारी जो वास्तविक मूल भारतवासी हैं, उनके पतन की सोचती थी और अपना शासन करती थी, दूसरे लोगों को अधिक लाभ पहुंचाती थी। मतलब उनका तो पिछली सरकारों का तो जितना वर्णन कर लो मतलब उनका कम है। क्योंकि उनकी स्पष्ट व्यवस्था थी कि इस देश में जो हिंदू कौम है वो उसको दूसरे दर्जे का बनाया जाए, और मतलब वो फर्स्ट मतलब जो दूसरी कौम है उसका स्थान पहला हो। लेकिन अब जब से इस देश में मोदी सरकार बनी है, अच्छी प्रकार से मतलब शासन व्यवस्था चल रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पहली सरकारों की अपेक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था फिलहाल में बहुत अच्छी है। और धीरे धीरे अगर यही हमारी बीजेपी सरकार रही तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और अच्छे समझदार नेता बीजेपी सरकार में होंगे, सांसद होंगे, तो हमारी बेहतर सरकार बनेगी, लोकतंत्र व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था होगी। और ऐसा अनुमान और आभास हो रहा है कि हमारे देश में आने वाले समय में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी वो बहुत अच्छी होगी। बस इतना ही बोलूंगा। जी धन्यवाद। देखिए, मैं इस विषय पर थोड़ा बोलना चाहूंगा। पिछले 4-5 दिनों में देखा जाए या एक हफ्ते में देखा जाए, 3-4 शब्दों पर लेकर हम लोगों की चर्चा हुई। उसमें से एक चर्चा हम लोगों की नागरिक शब्द पर हुई थी, तो एक चर्चा हमारी राज्य शब्द पर हुई, एक चर्चा हमारी कल परसों तंत्र शब्द पर हुई, और आज जो हमारी चर्चा है वह आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हुई।
और जितने भी ये शब्द हैं, इन शब्दों पर हमने पुनर्विचार किया कि वास्तव में जिस तरह से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं या अब तक हम लोग समझ के चल रहे थे, ये वैसा ही होना चाहिए या फिर इसमें कुछ संशोधन की, कुछ बदलाव की आवश्यकता है इनकी परिभाषाओं में। तो जब लोकतंत्र की जब बात की तो फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ कि तंत्र को हम क्या माने, प्रबंधक माने या प्रतिनिधि माने। फिर मैंने भी इस पर थोड़ा सा विचार किया और आज सुबह ज्ञानेंद्र जी से मेरी तंत्र विषय पर बात भी हुई। एक तो हम लोग ये कहते ही हैं, पहले से भी कह रहे हैं कि लोक क्या है, तो लोग एक अमूर्त इकाई है। और अमूर्त इकाई कहने का एक कारण जो दिखाई देता है वो ये है कि हर सेकंड में या हर मिनट में कहीं ना कोई कोई व्यक्ति मर ही रहा है और कोई ना कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है। तो जब प्रतिदिन हजारों व्यक्तियों का जन्म हो जा रहा है और हजारों व्यक्ति मर रहे हैं, तो वहां पर एक अमूर्त इकाई ही रहेगी। वहां पर कोई ये नहीं है कि 750 करोड़ लोग ही हैं या संख्या निश्चित है। ये संख्या तो बढ़ती बढ़ती और घटती ही रहेगी। इसीलिए हमने जब लोक माना तो लोक मान करके हमने ये मान लिया कि दुनिया के सभी लोगों का समूह जो है वह लोक कहलाएगा। अब सभी लोगों का समूह का यह अर्थ है कि अर्थात जो जीवित हैं, जो अर्थात जिस बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते साथ भी वह लोक का हिस्सा हो गया और कोई उसी क्षण अगर मर जाता है तो वह लोक का हिस्सा नहीं रहता है। तो लोक हमेशा एक अमूर्त इकाई रहती है। एक आप ऐसा शेप कह सकते हैं, आप लोगों ने अमीबा देखा होगा या कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हम लोग सुनते हैं जिसकी कुछ अपनी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। या हम लोग देखते हैं ऑक्टोपस को या किसी जानवरों को देखते हैं जो अपनी स्ट्रक्चर ही चेंज कर लेता है। कभी आकार बढ़ता है, कभी घटता है, कभी उसका स्वरूप बदलता है। लेकिन वास्तव में जब हमने लोक शब्द कहा है तो लोक शब्द कहते साथ ही हम लोग निर्धारित कर रहे हैं कि उसका अस्तित्व तो है, भले ही वह अमूर्त इकाई है, भले ही वह घटने बढ़ने वाली इकाई है, लेकिन उसके अस्तित्व से हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि है नहीं। और यदि हम यह माने कि दुनिया के समाज के सभी लोगों को लोक मान करके चला जाए तो वास्तव में यह भी ठीक है, क्योंकि लोक का एक अर्थ जो है वह ग्रह भी होता है, घर को भी कहा जाता है। हम लोग लोक लोकांतर सुनते हैं, हम लोग पृथ्वी लोक सुनते हैं, चंद्र लोक सुनते हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों का जो समूह है या जो मनुष्य समूह है उसको यदि यदि लोक कह दिया जाए तो वो कोई मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो लोक तो हमारा निर्धारित है कि वो अमूर्त इकाई है, बढ़ती घटती हुई इकाई रहेगी। अब यहाँ प्रश्न खड़ा हो जाता है कि तंत्र, तो देखिए दुनिया में व्यवस्थाओं को चलाने के लिए सेपरेशन की आवश्यकता होती है। एक बड़ी व्यवस्था को जो है वो एक छोटी सी इकाई नहीं चला सकती है। वास्तव में हम सभी मनुष्य के रूप में देखें तो हम सभी मनुष्य के रूप में तो विश्व व्यवस्था का भाग हैं। लेकिन विश्व व्यवस्था में भी राष्ट्र बने हुए हैं और हर एक राष्ट्र में अपना एक तंत्र, अपनी एक सरकार, अपनी एक कार्यप्रणाली रहती है। अब यहाँ जो दूसरा शब्द आ जाता है कि तंत्र क्या है, तो तंत्र शब्द पर जब मैं विचार कर रहा था और मैंने सोचा तो मैंने यह पाया कि तंत्र जो है वह न्यूनतम 2 इकाइयां या उससे अधिक इकाइयों के मिलने से जो व्यवस्था बनती है उसको हम तंत्र कहते हैं। तंत्र का एक अर्थ हम सिस्टम भी लगाते हैं, लेकिन तंत्र की एक विशेषता होती है। वो विशेषता यह है कि तंत्र जो बनता है वह किसी काम को, किसी लक्ष्य को निर्धारित करके बनाया जाता है और उस टास्क को वो कंप्लीट करना चाहिए, तब उसे तंत्र कहा जाता है। अर्थात तंत्र किसी उद्देश्य से बना हुआ है और वह उद्देश्य में सफल है, तभी उसे पूर्ण रूप से तंत्र कहा जाएगा। अब तंत्र को समझने के लिए मैंने कुछ उदाहरणों को समझा कि तंत्र के भाग क्या क्या हो सकते हैं। तो तंत्र के मुझे 2 भाग दिखाई दिए। एक होता है मेजर कंपोनेंट और एक होता है माइनर कंपोनेंट। मतलब एक ऐसे कुछ तो ऐसे भाग हैं जिसके बिना तंत्र को चलाया ही नहीं जा सकता। कुछ भाग ऐसे भी होते हैं जिसके बिना जो है सिस्टम चल सकता है या वह आपातकालीन स्थिति में प्रयोग किए जाते हैं, बाद में हटा दिए जाते हैं। लेकिन तंत्र 2 से अधिक इकाइयों को कहा जाए जो आपस में मिल करके किसी एक काम को अंजाम देती है। जैसे मैं शरीर की ही बात करूं, शरीर हमारा एक तंत्र है। इस तंत्र में हार्ट एक उस तंत्र का भाग है, इसे आप निकाल देंगे तो शरीर नहीं चलेगा।
लेकिन हाथ ना हो किसी का तो शरीर चल जाएगा। यानी कि अगर एक कंपोनेंट तो ऐसा है तंत्र का जो कि मेजर कंपोनेंट है, वो रहना ही चाहिए, उसके बिना नहीं चलेगा। बाकी इसमें ब्रेन भी हो सकता है और चीजें भी हो सकती हैं। वैसे ही हम देखते हैं सोलर सिस्टम में, तो वहां भी एक सूर्य का तंत्र बना हुआ है। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं बायोलॉजी की, तो उसमें हमारे शरीर को पढ़ाया जाता है कि हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है जो पूरे शरीर में फैला हुआ है, उसको भी हिंदी में हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अर्थात वो तंत्र पूरा का पूरा एक जाला है जो सब कुछ ऑपरेट कर रहा है। उस तंत्र की छोटी छोटी जो शाखाएं हैं वो पूरे शरीर में फैली हुई हैं, और उससे मिल करके पूरा शरीर चल रहा है। लेकिन अगर क्या क्या हो कि इसकी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उसका कोई एक भाग काम ना करे, तो जो भाग काम ना करे वो अंग काम करना बंद कर देता है। बाकी के सारे भाग तो काम करते हैं। जैसे कि एक हम एग्जांपल ले लें, एक साइकिल को ही देखें, तो अगर उसमें एक साइकिल में एक घंटी भी होती है, बिना घंटी के भी साइकिल चलाई जा सकती है, लेकिन आप बिना चेन के नहीं चला सकते हैं, वो आवश्यक पड़ेगी आपको। तो एक मेजर पार्ट हो गया, एक माइनर पार्ट। वैसे ही है जब हम लोकतंत्र में देखते हैं, तो लोकतंत्र में तंत्र की तीन इकाइयां हो जाती हैं। एक कानून को बनाने वाली, एक क्रियान्वित करने वाली, और एक कानून के अनुसार न्याय करने वाली। अगर हम ये कह दें कि नहीं, इनमें से किसी एक को भी हटा दिया जाए और उसके बिना व्यवस्था चल सकती है, तो देखिए न्यायपालिका हट जाती है तो न्याय नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि उसका तात्कालिक प्रभाव ना दिखाई दे, लेकिन अगर आप कार्यपालिका को हटा देते हैं, आप सरकार को हटा देते हैं, एक दिन पुलिस को हटा दीजिए, उसका तात्कालिक प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जिसका तात्कालिक प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है वह तंत्र का हिस्सा नहीं है। क्योंकि अगर पुलिस पकड़ना ही शुरू कर दे, एनकाउंटर ही करना शुरू कर दे, और न्याय की कोई व्यवस्था ना रह जाए, तो उस परिस्थिति में भी अव्यवस्था फैल जाती है। तो तंत्र में एक बात ध्यान देनी चाहिए कि सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं कंट्रोल्ड बाय ईच अदर एंड कंट्रोलिंग टू ईच अदर। यानी सब एक दूसरे को नियंत्रित भी करते हैं और एक दूसरे से नियंत्रित भी हो सकते हैं। यहाँ कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है कि एक पार्ट अलग काम करे। यदि कोई इकाई अलग काम करती है तो वह अनियंत्रित हो जाती है या पूरे के पूरे सिस्टम को डैमेज कर देती है। तो यहाँ पर दो शब्द आ जाते हैं, एक लोक और एक तंत्र। अब जब बात आती है कि संविधान सभा की, तो जो आज की हमारी चर्चा का जो मूल विषय था कि हम लोग उसको प्रबंधक कहें कि हम लोग उसको प्रतिनिधि कहें, तो रिप्रेजेंटेटिव और मैनेजमेंट में अंतर तो होता ही है। मैनेजमेंट वो होता है, मैनेजर वो होता है, प्रबंधक वो है जिसके नीचे कुछ लोग काम करते हैं। जबकि जो प्रतिनिधि होता है वह किसी के नीचे काम नहीं करता है, वह किसी दूसरे लोगों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है और उनके स्थान पर काम करता है। तो अपने नीचे लोगों को काम कराना और अपने लोगों का प्रतिनिधि करना, उनके स्थान पर काम करना, ये दोनों जो है बिल्कुल अलग अलग विषय हो जाते हैं। प्राथमिक दृष्टिकोण में संसदीय व्यवस्था को हम देखते हैं, तो जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है वहां पर वो जनप्रतिनिधि ही कहलाते हैं। अर्थात है तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। तो संसद इस देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, और मुखिया को जो हम कहते हैं प्रधानमंत्री देश का मुखिया है। तो मुखिया क्या होता है? मुखिया शब्द मुख शब्द से निकला है। जैसे हमारा पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व हमारा मुख कर रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे मुख के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है, वैसे ही जो देश का मुखिया होता है वह भी प्रतिनिधि है। अर्थात वहां पर जो संसद की व्यवस्था है, या हम राज्यसभा या लोकसभा कह देते हैं, वहां उसको हम प्रतिनिधि ही मानकर चल रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रबंधक मान देते हैं तो फिर एक प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है कि हम प्रतिनिधि अगर उसे मान लेते हैं, तो प्रतिनिधि जो है वह बनाए हुए नियमों के अनुसार चलेगा, लेकिन अपनी स्वनिर्णय की भी क्षमता होती है उसमें देश काल परिस्थिति के अनुसार। जबकि हम अगर प्रबंधक को देखते हैं, तो प्रबंधक जो है वो किसी प्री प्री डिफाइंड रूल के अनुसार चलने वाली इकाई है। अर्थात उसके नीति निर्धारण सब कुछ पहले से निर्धारित हैं। लेकिन क्या समाज जो है वह अधिकार जो संविधान में दे रहा है, और उस संविधान के माध्यम से अगर हम देखते हैं संसद का क्रियान्वयन होता है, या हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन तीनों का क्रियान्वयन होता है, तो यहाँ एक प्रश्न और भी खड़ा हो जाता है
कि क्या ये तीनों ही इकाइयां आदेश पालक मानी जाए कि ना मानी जाए। और जैसे ही आप आदेश पालक शब्द का प्रयोग करते हैं तब वह प्रबंधक की स्थिति में आ जाता है। और अगर वह आदेश पालक नहीं है, आदेश वाहक है, और या फिर वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, आपके स्थान पर काम कर रहा है, तब वो जो है प्रतिनिधि की भूमिका में दिखाई देता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम संविधान सभा का निर्माण करते हैं तो एक ऐसी इकाई जो संविधान में संशोधन कर रही है और एक ऐसी इकाई जो संविधान के अनुसार काम कर रही है, दोनों में अंतर तो है। लेकिन जब हम केवल संविधान सभा को ही सारा संविधान संशोधन का अधिकार दे देंगे तो यहाँ चेक एंड बैलेंस का सिस्टम खत्म हो जाता है। तो हमने क्या किया कि एक जो है जिसे संघ सभा कहा हमने राज्यसभा को, ऐसे ही हमने एक केंद्र सभा कह दिया जिसे हम लोकसभा कह रहे हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं कि जो संविधान सभा है उसने कोई संशोधन किया, संविधान सभा ने संशोधन करके जो है वह संघ सभा केंद्र सभा को भेज दिया और वहां से वो पारित हो जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास भी चला जाता है और राष्ट्रपति भी उस पर अगर दस्तखत कर देता है, साइन कर देता है, तब उसे संविधान संशोधन मान लिया जाता है। ये प्रक्रिया तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक मूल प्रश्न खड़ा हो जाता है कि संविधान संशोधन का जो पहला प्रस्ताव जाएगा वह किसकी तरफ से जाएगा? क्या वह राष्ट्रपति की तरफ से जा रहा है, क्या वह संसद की तरफ से जा रहा है, क्या लोकसभा राज्यसभा भेज रही है, या फिर वह संविधान सभा भेज रही है? अगर संविधान सभा संविधान संशोधन के लिए भेज रही है तो इसका मतलब है वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम को अप्लाई कर रही है। पहले उसने संविधान सभा ने अपने यहाँ से प्रस्ताव को पारित किया, वहां से वो गया, फिर उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में जाता है और वहां से वो वीटो कर देते हैं या उसको रोक देते हैं या कैंसिल कर देते हैं। तब जनमत संग्रह होता है पूरे के पूरे देश में, या राष्ट्रपति ने उस पर वीटो लगा दिया, तब जो है जनमत संग्रह होता है। लेकिन संविधान सभा ही प्रस्ताव भेजेगी, अर्थात संसद नहीं भेज रही है, राष्ट्रपति भी नहीं भेज रहा है। हो सकता है उनकी तरफ से सुझाव आ जाए, सुझाव का आना और प्रस्ताव का जाना ये दोनों अलग अलग विषय दिखाई देते हैं। अर्थात पहली क्रिया किसके माध्यम से हो रही है उसको हम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाई मानकर चले तो स्पष्ट दिखाई देता है कि वह संविधान में संशोधन करने के बाद भेज रही है। और बाकी जब हम लोकतंत्र में काम करते हैं तो तंत्र की तीनों इकाइयां तो संविधान के अधीन काम कर रही हैं। एक बात यह भी ध्यान देनी चाहिए कि अगर हम संसद को ही संविधान सभा मान लेते हैं तो कानून और संविधान संशोधन ये दोनों एक ही इकाई के पास नहीं होने चाहिए। इससे भ्रष्टाचार का भी खतरा है, इससे संविधान पर जो है कब्जे का जो लेकर के लड़ाई होती है उसका भी खतरा है। और संविधान सभा के भ्रष्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि संविधान सभा तो बिना वेतन के काम करने वाली इकाई है। जहां वेतन जुड़ता है वहीं पर वो अपना वेतन स्वयं तय करते हैं। अर्थात जो हमारी जो राज्यसभा है या लोकसभा है वह अपना वेतन तो स्वयं तय नहीं कर पाएगी, उसका वेतन कहाँ से तय होगा? तो संविधान सभा उसका वेतन तय करेगी या कोई भी और अन्य इकाई उसका वेतन तय कर सकती है। लेकिन जब आप दोनों काम उसी को दे देते हैं कि वही कानून भी बनाए वही संविधान संशोधन भी करे, तो फिर वो आपस में खींचतान की लड़ाई करते हैं। फिर जो है वो आपस में जो है वो भ्रष्टाचार करते हैं क्योंकि चुनावों में तो पैसा चाहिए, और वो पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि उससे पैसा बनाना है। लेकिन जिसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, जिसको कोई वेतन नहीं मिल रहा है, वहां तो ईमानदार व्यक्ति ही जाएगा, भ्रष्ट व्यक्ति नहीं जाएगा। तो ऐसे में संविधान सभा इन तीनों इकाइयों से ऊपर देखें तो इन तीनों इकाइयों से ऊपर सीधे सीधे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली एक इकाई दिखती है। बाकी अप्रत्यक्ष रूप से हम मान सकते हैं कि चेक एंड बैलेंस के लिए बनी हुई है, उसे प्रतिनिधि मानकर चला जाए तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक मेरा प्रश्न भी है कि जैसे अभी जो संविधान संशोधन होता है तो उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। मेरा प्रश्न यह है कि अगर संविधान सभा कोई संशोधन करती है तो उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, या संविधान सभा 51% 60% पर भी उस संविधान को संशोधन को पारित करके भेज सकती है और यही फिर 2/3 की आवश्यकता संसद में पड़ेगी? क्या इसका हमारा कुछ प्रारूप बना हुआ है? उस पर आप लोगों के विचार आएंगे या मुनि जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे? जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। जब बताइए। जब कोई व्यवस्था जो है थोड़ा विपिन जी रुकिएगा 1 मिनट। ठीक ठीक
मैं आपको ब्रजेश जी एक बात तो ये बता दूं कि एक दो लाइन मेरा छूटा हुआ भी है जी बोलने। जिस तरह मैंने कहा है कि कार्यपालिका के दो भाग होंगे, एक संघ सरकार और एक केंद्र सरकार। विधायिका के भी दो भाग होंगे, एक लोकसभा, एक संघ सभा। उसी तरह न्यायपालिका के भी दो भाग होंगे। केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी वो तो केवल सुरक्षा और न्याय तक सीमित होंगे। जो केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी उन सब का पालन न्यायालय करेगा। जो वर्तमान न्यायालय है उसको आप माने केंद्रीय न्यायालय कह सकते हैं, जो कहिए। इसी तरह जो आपकी संघ सरकार जो नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, उन सब का पालन ये न्यायपालिका करेगी। मतलब ग्राम पंचायत से लेकर और सर्वोच्च न्यायालय तक। दो बात हो गई कि न्यायपालिका सारे मामले इधर देखेगी। जो फौजदारी वाला है, क्रिमिनल मामला, उतना तक हमारी न्यायपालिका देखेगी। अब सर्वोच्च न्यायपालिका जो है अभी वर्तमान में, उसको दो विशेष अधिकार होंगे। सर्वोच्च न्यायपालिका को, इस न्यायपालिका को यह अधिकार नहीं होगा, संघ न्यायपालिका को। ये दो विशेष अधिकार उसके पास होंगे। पहला, यदि ये तीनों इकाइयां मिलकर कोई ऐसा संविधान संशोधन कर देती हैं जो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, मौलिक अधिकार के, तो यह लोक के द्वारा दिए गए संविधान संशोधन को भी न्यायपालिका रद्द कर सकती है। लेकिन खुद नहीं, खुद सुझाव नहीं दे सकती है, रद्द कर सकती है। आप फिर से उस पर विचार करिए। एक दूसरा, जो न्यायपालिका को, एक तो आपका हो गया संविधान संशोधन वाला, ये न्यायपालिका को अधिकार है। और इसी तरह एक और था, वो मैं याद आएगा तो आपको बता दूंगा। अब एक ब्रजेश जी ने दो प्रश्न उठाए हैं, वो मैं बता दूं ब्रजेश जी कि जिस तरह ये अपनी संविधान संशोधन का प्रस्ताव देगी तो विधायिका उस पर विचार करेगी। विधायिका प्रस्ताव देगी तो संविधान सभा विचार करेगी। अगर कोई राष्ट्रपति के मन में कोई सुझाव आता है, कोई प्रस्ताव, राष्ट्रपति अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। तीनों को समान अधिकार होंगे। कोई भी तीनों में से कोई सुझाव दे सकता है, बाकी दो इकाइयां उस पर विचार करके उसको स्वीकार करेंगी। ये तीनों को हम लोग बराबर का अधिकार दे रहे हैं। और क्या आपका एक प्रश्न कुछ बाबा और जी, था? मेरा प्रश्न ये था कि जैसे वर्तमान में कोई संविधान संशोधन होता है तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। नहीं नहीं, हाँ, वो मैं आपको बता देता हूँ इस प्रश्न जी का। सारे निर्णय 50+1, कहीं किसी निर्णय में 2/3 की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक जगह सर्वसम्मति की जरूरत पड़ेगी, और वह सर्वसम्मति हो गई संविधान संशोधन के लिए।
सर्वसम्मति किसके बीच? इन तीनों इकाइयों के बीच में। राष्ट्रपति, संविधान सभा और विधायिका, इन तीनों के बीच में जब तक सर्वसम्मति नहीं होगी तब तक संविधान संशोधित नहीं होगा। बस। अब बाबा ये जी। तीनों, हाँ, अब ये तीनों आंतरिक व्यवस्था में 51% से पास करें। हाँ, बताइए। जी, जो आप बता रहे हैं यही मैंने भी विचार किया था कि इनमें 2/3 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तो एक ही इकाई हाँ, तो पारित कर ठीक रही है, है। वो जब बात 3 चली इकाइयां होंगी तो। जाएगी। जी कहीं भी कोई कानून बनाने में भी 2/3 की जरूरत नहीं। जी जी। चलिए और बाबा बताइए। बाबा जी, विधायिका में जो प्रस्ताव जाएगा हाँ, तो उसमें लोकसभा और केंद्र सभा लोकसभा और संघ सभा। और संघ सभा ये एक ही हाल में बैठेंगे कि अलग अलग पास होगा दोनों में? नहीं, ये दोनों अलग अलग पास करेंगे। लोकसभा भी पास करेगी और संघ सभा भी पास करेगी, और संघ सभा भी पास करेगी, अलग अलग। अलग अलग। और ये संविधान सभा भी पास करेगी उसको। उसके बाद ये दोनों जब पास करेंगे तब वो तंत्र का प्रस्ताव माना जाएगा हम्म। और उस पर संविधान सभा विचार करेगी। बाबा जी, हाँ, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो प्रस्ताव होगा वो संसद से पारित होगा, क्योंकि संसद के ही दोनों सदन हैं, तो संसद हाँ, शब्द का प्रयोग करने में दोनों आ जाते हैं। तो वही कहिए, संसद कह दीजिए, विधायिका कह दीजिए, एक ही बात। विधायिका पास करेगी। अगर संविधान सभा भी प्रस्ताव देगी तो इन दोनों में अलग अलग जाएगा, दोनों अलग अलग विचार करेंगे। चलिए और लोग बताइए, क्योंकि अभी तो तीन ही चार लोग अपनी बात रखे हैं। हाँ, बताइए बबलू जी। इसमें मुन्नी जी आप ठीक कहे। उसमें जो संसद में जो कुछ बदलाव कानून पास करना पड़ता है उसमें 2/3 उपस्थिति आवश्यक है और 50% से अधिक मतदान पक्ष में होना चाहिए। तो उपस्थिति 2/3 दर्शाया गया है, न कि 2/3 बहुमत। नहीं नहीं, संविधान संशोधन में 2/3 जी बहुमत चाहिए। संविधान ऐसा तो संशोधन। नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा। सामान्य मामलों में 50% से अधिक दिख रहा है। हाँ, और सामान्य मामला। उपस्थित, हाँ, और उपस्थिति जो है, उपस्थिति 2/3 से संसद की अधिक। जैसे एक तो सामने इसको वाला कोई विरोधी पक्ष है, जैसे भाजपा कोई बिल लाई और कांग्रेस वॉकआउट कर गई तो पास नहीं होगा। तो चलिए, इसको संसद की देखते हैं। उपस्थिति 2/3 होनी चाहिए। हमारे संज्ञान में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और बताइए। बाबा जी, ये 2/3 और 51 वाला मेरे को समझ में नहीं आया। कब 51 होगा और कब 2/3 से? नहीं, जो भी। सदस्यों की, संसद में सदस्यों की उपस्थिति 2/3 होनी चाहिए। हाँ, 50। हाँ, और नहीं, पास होगा 50% से ऊपर पे। उसको और उसको उसको उपस्थिति दो देखते तिहाई हैं। होनी चाहिए मेंबरों की। ठीक है। फैक्ट यही है। चलिए, हाँ, बताइए और लोग। कोई अभ्युदय जी भी बोलना चाहेंगे तो बोलिएगा। जी बाबूजी प्रणाम। प्रणाम भाई। सबसे आज पहला महत्वपूर्ण विषय ये है, क्योंकि लोकतंत्र पर चर्चा हो रही है, तो हम लोगों को चिंतन करना चाहिए कि दो चीज के हम लोग बात कर रहे हैं, एक पावर ऑफ अटर्नी और एक मैनेजमेंट। तो दोनों का महत्व क्या है, हम क्यों पावर ऑफ अटर्नी देने के मतलब पक्षधर में हो रहे हैं, और यदि पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं हम, तो उसमें कितना हमारी भूमिका, जो अभी की पावर ऑफ अटर्नी होती है तो उसमें लोग का मतलब अपना एक तरह से फंडामेंटल राइट देता है। पावर ऑफ अटर्नी का सिद्धांत यही है, यानी
जिसको हम पावर ऑफ अटर्नी देते हैं वो अपराध भी कर दे तो उसका दंड का भागीदार वो प्रतिनिधि नहीं होता है, वो ओनर होता है जो पावर ऑफ अटर्नी देता है। तो अब यहाँ बात उठ रही कि हम लोग इन्हीं को पावर देने की बात कर रहे हैं, प्रबंधक को, और मैनेजर का है कि वो कार्यपालिका है। तो क्या व्यवस्था इस समय समाज के उपयुक्त नहीं है, तब न इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कहाँ खामी है। तो खामी हमारे हिसाब से जो मैंने इसमें चिंतन किया हूं तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में हमको चर्चा करनी पड़ेगी कि हमारा संविधान ठीक दिशा में हो जाए। तो संविधान का अंतिम, जैसा भी आपने एक चीज कहा कि सर्वसम्मति जनमत संग्रह होगा जब इन पे सहमति नहीं बनेगी, जब ये तीनों काम नहीं करेंगे ठीक से। तो प्रतिनिधि जो हम चयन कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नाम बदल करके और काम वही बना रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारी कानून की किताबें बदली गई हैं, बीएनएस, आईएएस, आईपीएस और सीआरपीसी, कुछ नहीं बदला। सारा अध्ययन कर लीजिए, उधर का उठा करके इधर उधर दिए। 420 पहले था, लोग जानते थे, उसको 418 कर दिए। 302 था, उसको 100 कर दिए, 102 कर दिए। क्या बदला? तो कहीं ऐसा जनता के साथ छलावा ना हो, समाज के लोग के साथ। तो पहले लोग को क्यों जरूरत है? तो पहला एक सवाल जो आपने 5 दायित्व, सबसे पहला जो है 5 जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए हमारी समझ से। और उसका निश्चित हो तय कर दिया जाए कि इसमें इतने परसेंट एकड़ हम इसमें सहमत हैं, 2%। लेकिन जो राज्यसभा में जितना मनमाना चाहे जैसा चाहे वो ले ले, इस पर भी कोई ना कोई निश्चित सीमा होना चाहिए। और फिर देखिए पावर ऑफ अटर्नी में एक चीज है, इसमें समय सीमा क्या होगी, क्योंकि अभी इनका 5 साल फिक्स है, हम पावर ऑफ अटर्नी देते हैं फिक्स है। लेकिन जो यहाँ की पावर ऑफ अटर्नी है कानून के माध्यम से, मालिक जब चाहे एनी टाइम उस पावर ऑफ अटर्नी को देने वाला लेने वाले की बगैर सहमति से रद्द कर सकता है। इतना पावर मालिक के पास अभी पावर ऑफ अटर्नी में है। तो क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट नहीं होना चाहिए कि मतलब जिस प्रतिनिधि को हम नियुक्त कर रहे हैं इनको हटाने का क्या हमारे पास अधिकार होना चाहिए? इस पर भी हमारे समझ से चिंतन आवश्यक है। तब जाकर के हम सारे इस कचड़े से सफाई के तौर पर लोग को महत्व और लोकतंत्र के महत्व को समझ पाएंगे और इसको सही ढंग से व्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन कर पाएंगे। बस इस पर हमारा इतना ही कहना है। आगे प्रश्न होगा तो समय सीमा मेरा प्रश्न है कि क्या होगी इनको हटाने की, संविधान सभा की, और राष्ट्रपति का नियुक्ति का प्रावधान क्या हो? जैसे संविधान सभा का आपने कह दिया जैसे संसद को होती है, संसद की विधायिका, कार्यपालिका, मैनेजमेंट हो गई और ये संविधान सभा हो गई। संघ सभा की भी आपकी लाइन एक ठीक है कि हम यहां से चल रहे हैं परिवार सभा से लेकर के केंद्र सभा, ये लाइन भी ठीक हमारी जा रही है। अब महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, और दूसरा ये प्रतिनिधि जो हमारी बन रही है संविधान सभा, इनका चयन कैसे होगा, और चयन के बाद इनको हटाने का क्या समय सीमा होगी? यानी जैसे वर्तमान पावर ऑफ अटर्नी में वही होगी कि इनको कोई फिक्स दिया जाएगा? देखिए, एक प्रश्न का तो मैं तुरंत बता दूं आपको कि राष्ट्रपति का चुनाव संविधान सभा और विधायिका, मतलब संविधान सभा, लोकसभा और संघ सभा, ये तीनों मिलकर करेंगे राष्ट्रपति का। फिर जो राइट टू रिकॉल आपने बताया है वो हम लोग संविधान में डालेंगे, क्योंकि जब हमको संविधान संशोधन का पावर हम लोगों को मिल जाएगा तो हम लोग इस प्रस्ताव को पारित करके भेजेंगे संविधान सभा में। तो हमारी जो राष्ट्र सभा होगी, राष्ट्र सभा में तो हम प्रस्ताव देंगे राष्ट्रसभा को और राष्ट्रसभा देगी वहां, ऐसा बन सकता है कुछ। चलिए इस पर और सोचेंगे। तब तक और बताइए कोई।
विपिन जी कह रहे थे कुछ। हाँ जी बाबू जी। आ, देखिए, जब कोई व्यक्ति, या व्यक्ति छोड़ दीजिए, आ, जब कोई इंजीनियर किसी अपने कोई ऐसी रचना बनाता है, किसी अपने ग्राहक को ध्यान में रख करके, मान लीजिए कि गाड़ी की कल्पना करता है, तो वह उसको नीड क्या है ग्राहक की, उस हिसाब से उसकी रचना संरचना बनाता है और उसको अपने हिसाब से बेहतर बनाता है। उसकी खामी क्या है, या गाड़ी जब रोड पे चलेगी तो उसमें क्या क्या परेशानी और आने वाली है, ये तो चलने के बाद पता चलती है। अभी तक की जितनी भी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दुनिया में काम कर रही हैं, तरह तरह की, उन सब में उन सब में अभी जो बातें जो है मुनि जी द्वारा रखी गई हैं, हमको लगता है कि एक यह अधिक पारदर्शी और अधिक जवाबदेह व्यवस्था को, तंत्र को बनाती है। मैं दोपहर में इस चीज को समझ रहा था, तो हालांकि मुनि जी ने अभी आज जो अपनी बात रखी, इसके बाद भी इसको और अच्छे से समझ करके हो सकता है कि शायद कल कोई प्रश्न मन में उपजे, लेकिन अभी जो मेरे पास कहने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न मन में जो आया, वो मैं आपके सामने एक दो प्रश्न रख रहा हूँ। एक तो ये है कि जो अपनी संविधान सभा और जो संसद है, यानी केंद्र सरकार की बॉडी जो विधायिका है, लोकसभा और संघ सभा, ये दोनों जो समानांतर व्यवस्थाएं जो हैं, ये संविधान संशोधन के लिए क्यों बनाई जा रही हैं अभी तक? थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो है, अ, मैं ज्ञानेंद्र जी से भी दोपहर में प्रश्न किया था कि इसमें जो निर्णय, जो निर्माण प्रक्रिया है, वह जटिल हो सकती है शायद। इस पर और भी गहन मंथन करने की जरूरत है। दूसरा ये है कि मान लीजिए कि मुनि जी ने कहा कि संविधान सभा प्लस केंद्र की संसद प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों की सहमति से कोई बदलाव जो है वो हो सकता है। मान लीजिए इन तीनों किसी एक चीज पे सहमत हो गए, और जैसे किसान आंदोलन की तरह जो है, मान लीजिए जनता सहमत नहीं हुई, विरोध कर दी, तो क्या इन तीनों की सहमति के बावजूद भी, क्या उसके बाद भी अगर जनता विरोध में है, तो क्या जनमत संग्रह किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? और हमें लगता है कि ये तो अभी एक शुरुआत है व्यवस्था के विषय में, जो मुनि जी ने अभी इस पूरे उसको रखा है, अपनी बात को। लेकिन एक जनमत संग्रह की हम लोग की एक जो पारदर्शी प्रक्रिया है, उस पर भी चिंतन, आज नहीं तो कभी 2 4 6 महीने बाद, साल भर बाद, हमको एक जनमत संग्रह की पारदर्शी प्रक्रिया पर भी चिंतन करना चाहिए। बाकी विषय बड़ा गूढ़ है। मुनि जी की आज की बातों को फिर समझ करके शायद कल कोई प्रश्न मन में आएगा या कोई बात आएगी तो मैं कहूंगा। धन्यवाद। जी, बाकी के साथी बताएं या किसी का कोई प्रश्न हो। अभी तो बहुत लोग बचे हुए हैं। अभी विपुल जी ने कुछ नहीं कहा है, ज्ञानेंद्र जी, नरेंद्र बाकी जी, माता प्रसाद जी। श्रीकांत जी, राजेश जी, माता प्रसाद जी, अभी तो सब बचे हुए हैं। नरेंद्र जी अभी बचे ही हुए हैं, राकेश जी। ये चर्चा अगर लंबी भी चलेगी तो 10 बजे तक चला देंगे, और अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं इसको और विस्तार देना है तो 9:30 बजे खत्म करके कल भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन थोड़ा हमें पर्याप्त चर्चा हो जाए तभी हम लोगों को कोई निष्कर्ष निकालने में ठीक होगा। हेलो। हाँ बताइए। हाँ, मेरा ये कहना है कि आप लोग जो सरकार बना रहे हैं,
उसमें मेरा कोई भी हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है। वो क्या है, इतना इतना बहुत सोचना, इतना सोचने से मेरी तो सरकार बनेगी नहीं। और आप लोग बना रहे हैं तो फिर मैं मना कैसे करूंगा। शास्त्री जी लोग सब लोग है ही, सब लोग तय करें कैसे कैसे कौन कैबिनेट में होगा, कौन क्या होगा। मेरे को रस आ रहा है, आप लोग बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग भांति 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 से लोग को परिभाषित कर रहे हैं। बोलिए आप लोग, हम सुन रहे हैं। जी ठीक है। मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी बताइए ज्ञानेंद्र जी। मेरे दिमाग में एक प्रश्न ये आ रहा था कि हम जैसे कह रहे हैं लोक के प्रतिनिधि के रूप में एक तंत्र को मान रहे हैं, एक संविधान सभा को मान रहे हैं और एक राष्ट्रपति को मान रहे हैं। तंत्र में परिवार सभा के माध्यम से जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम करने के लिए एक सरकार बनी है और एक बालिग मताधिकार से चुने गए लोकसभा के द्वारा बनाई गई एक केंद्र सरकार है। यह दोनों मिला करके तंत्र का भाग है। बालिग मताधिकार से ही लोकसभा भी चुनी जा रही है, बालिग मताधिकार से ही संविधान सभा भी चुनी जा रही है और जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए हम परिवार सभा से चुन के भेज रहे हैं। तो ये जो चयन प्रक्रिया है, इसमें जहां परिवार शामिल हो रहा है, व्यक्ति शामिल हो रहा है और व्यक्ति अपने दो तरह से शामिल हो रहा है। एक संविधान सभा में जिसमें क्या कहते हैं, अपने पवनजे जी कहते हैं कि अधिकार और कर्तव्य विहीन व्यवस्था, एक ऐसा नियंत्रण जो हो जो नियंत्रण ना करना चाहे और जिनके पास अधिकार भी कुछ ना हो। तो एक तरीके से संविधान सभा संविधान संशोधन के लिए अधिकार प्राप्त इकाई तो है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सबकी सहमति बनाने तक दिखती है। सबकी सहमति अगर नहीं बनती है तो फिर क्या कहते हैं उसको, हम जनमत संग्रह कराएंगे। मुझे लगता है कि लोक के प्रतिनिधि के रूप में हमको परिवारों को और महत्व देना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं परिवारों का महत्व तंत्र में सिर्फ हम ले रहे हैं, वो भी आधे हिस्से में। और एक मान के चलिए लोग जो विधायिका है केंद्र सरकार की, उसमें भी परिवार सभा का हस्तक्षेप किसी न किसी माध्यम से राज्यसभा के माध्यम से है। इसको कुछ और बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूं कि लोक के प्रतिनिधित्व के लिए जितने आवश्यक तत्व होने चाहिए, वर्तमान समय में जो समझ में आ रहा है, वो सारे आवश्यक तत्वों को ये थ्योरम पूरा कर रहा है। मतलब संविधान सभा भी बन गई, तंत्र भी बन गया जिसमें परिवारों की भी भूमिका सीधे सीधे आ गई, जो समाज की सबसे न्यूनतम इकाई मानी जा रही है, व्यवस्था की सबसे न्यूनतम इकाई मानी जा रही है। व्यवस्था की सबसे न्यूनतम इकाई परिवार, वह भी पूरी तरीके से व्यवस्था में शामिल हो गई। तो ये एक मुझे बड़ा बड़ा बैलेंस्ड सा दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि परिवारों का महत्व व्यवस्था में और ज्यादा होना चाहिए। जी ठीक है। बाकी के साथी कोई बताएं। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए भाई साहब, नमस्कार। जी बताएं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो बाबा का लिखा हुआ पिछला है तंत्र और संविधान वगैरह इन सब चीज़ों पर, तो मैं उसको थोड़ा पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे 65 साल का रिसर्च को 2 दिन में खारिज कर दिए हैं। पहली बात तो मुझे यही नहीं डाइजेस्ट हो रही है, और एक नहीं अनेक सवाल है जो मैंने पूछा भी था दोपहर में, और उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की, पर नहीं, वो उलझा हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए, कम से कम 15-20 दिन के बाद मैं इस मुद्दे पर सवाल पूछने के मतलब लायक समझता हूँ कि मुझे ये चीजें दिमाग में आएगी। तब तक के लिए आप लोग जो कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। अरे आप तो सवेरे से सवाल लिख के रखे थे कई ठो, और आप कह रहे हाँ, थे। हाँ।
मैंने पूछा दोपहर में, लेकिन आप जो जवाब दे रहे हैं हमको, वो मुझे लग रहा है कि या तो मैं पूछ नहीं सही तरीके से रहा हूँ, या तो मैं उलझ जा रहा हूँ। जैसे हाँ ये अभी अभी बिपिन तिवारी का एक बड़ा अच्छा सवाल निकल करके आया कि हाँ मान लीजिए कि विधायिका, तंत्र और राष्ट्रपति, मतलब संविधान सभा, केंद्र सभा और राष्ट्रपति तीनों किसी बात पे सहमत हो जाए, और जनमत संग्रह क्या बोलते हैं, जनता सहमत ना हो, तो क्या ऐसी स्थिति में, जिसको कि हमारे अभ्युदय जी ने कहा कि अटॉर्नी ऑफ पावर को यह देने वाले को, व्यक्ति को लेने के लिए संकोच न करना पड़े, ठीक है। ऐसी स्थिति का क्या उपाय है? एक बात कि बताइए राकेश जी, जी, हमको एक बात बताइए, आप और विपिन जी, कि क्या करना चाहिए अब इसके बाद? इस पे तो सोचेंगे क्या अभी ना। नहीं, क्या हर मामले में जनमत संग्रह होगा? अब जैसे अगर ऐसा कोई बड़ा जब प्रश्न सामने जब खड़ा हो जाए। जब 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 जनता ने ही फिर चुना तो है लोगों को। फिर तो बाबूजी लोग का मूल अधिकार फिर तय करना होगा आपको। हाँ चलिए, बाबूजी ले लो। ये ठीक बाबा बहुत है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये आसान कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन तो नहीं है। उत्तर सोच के बताइएगा। चलिए जी। और आगे दूसरा बताइए। मेरा दूसरा हाँ प्रश्न मेरा था, दूसरा प्रश्न ये था, जो मैं दोपहर में भी दोहराया था, विधायिका का, कि विधायिका जो है वो केंद्र सभा और राज्यसभा, सॉरी, केंद्र सभा और संघ सभा, अगर केंद्र सभा और संघ सभा दोनों पटीदार है, ठीक है, तो फिर 2% के केंद्र सभा को मिलेगा और बाकी के लिए आप छोड़ दिए हैं, तो इस तरह से तो मतलब व्यक्ति टैक्स का पूरा गुलाम बन के रह जाएगा, जिसको जितना मन में आएगा टैक्स लेगा। तो मैंने यही कहा, मतलब जो मुझे समझ में आ रही छोटी समझ से, सच यही है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं पिछला सारा उलटूंगा पलटूंगा, और उसके बाद मैं कुछ भी पूछने या बोलने की स्थिति में हूँ। सवाल मुझे बहुत है, लेकिन मैं उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा है अभी। अच्छा ठीक है। बाबा इस जी, पर क्या यहाँ पास में अर्थपालिका की जो सोच थी वो खत्म हो रही है क्या? एक अलग से अर्थपालिका, अर्थपालिका, उसके बारे में भी कुछ बताए थे पहले। हाँ हाँ, हम लोग अर्थपालिका जो बना रहे थे, तो इसलिए बना रहे थे कि वर्तमान समय में वो मनमाना टैक्स लगा रहे हैं केंद्र सरकार, जो चाहे जो टैक्स लगा दे। तो अर्थपालिका, जब हमने 2% उनको बांध दिया कि 2% से अधिक लगा ही नहीं सकते, और एक भी, और वो भी केवल वो खर्च करेंगे पुलिस सेना पर ही। तो अगर आपने हमारा परीक्षा का किताब किताब, लिया है। चलिए हाँ, किताब ले ली। आगे आगे बताइए कुछ। रामवीर जी को भी अगर कोई बात जब कहनी होगी तब आप बताइएगा, कोई बात नहीं है उससे। आगे बताइए, आगे और लोग। रामवीर जी आप जब बोलना चाहेंगे तब बोलिएगा। जी 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 जी। कोई भी साथी बताएं। बाबा जी, मेरे एक दो प्रश्न हैं। हाँ आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है ना? जी। एक तो प्रश्न है थोड़ा सा, शायद मुझे लगता है किसी को फिजिक्स पता होगी तो कोई जानकार हो तो उत्तर दे सकते हैं। मैंने पढ़ा है कि एक जो मैटर है या इलेक्ट्रॉन है वो एक ही समय में दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करता है। एक ही समय में वो जो है वेव्स का भी दिखाई देता है और पार्टिकल भी दिखाई देता है। यानी एक तरफ तरंग भी दिख रहा है और कण भी दिख रहा है। क्या हम जब संसद की बात करते हैं तो वो ड्यूल प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रही है, जहां एक स्थिति में वो प्रबंधक दिखाई दे रही है और दूसरी स्थिति में प्रतिनिधि दिखाई दे रही है, यानी उसकी भी ड्यूल प्रॉपर्टी शो हो रही है। किसकी? संसद की बाबूजी। तंत्र की? नहीं, जी, तंत्र की। तंत्र की ड्यूएल तो नहीं हुई। तंत्र जो है वो तो हो गया आपका लोक का प्रतिनिधि,
जी तंत्र तंत्र जो है वो संविधान संशोधन में उसकी भूमिका होगी तंत्र की। तंत्र मतलब हुआ न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, तीनों। तो इसमें तंत्र तो ये दोनों को मिलाकर आएगा, बनेगा ना। जी बाबा जी, प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि संविधान सभा के जो लोग होंगे वो तो उस विषय के विशेषज्ञ होंगे, संविधान से जुड़े हुए विषयों के। बाकी की जो अन्य इकाइयां हैं, क्या उतनी ही योग्यता और क्षमता के लोग होंगे संविधान से और संबंधित? जब एक बात ये बताइए कि योग्यता और क्षमता जी संविधान सभा के लिए या लोकसभा के लिए, योग्यता और क्षमता का मापदंड क्या होगा? जी मेरे हिसाब से कोई मापदंड नहीं होगा। जी 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 अगर ये कोई ठीक है। डकैत भी वहां जाना चाहे, जी बड़े आराम से जा सकता है। संविधान सभा में भी, लोकसभा में भी। तो क्या हो, क्यों ऐसा है? क्योंकि मतदाताओं के ऊपर कोई और नियम नहीं लादा जा सकता। मतलब जो हमारे देश के वोटर हैं, वोटर माने लोग, लोक पर हम अविश्वास नहीं कर सकते। बाबा जी, डकैत तो वहां जाना चाहता है जहां लाभ होता है, जहां क्या लाभ की उपाय है? संभावना। डकैत कौन है? जी क्या क्या लोग डकैत को चुनेगा? और अगर लोग सारे डकैतों को ही चुन लेंगे सब जी जगह। मैं 2 मिनट कुछ बोलना चाहती हूँ भैया। हाँ, बताइए। बताइए। हाँ, प्रणाम बाबू जी। मैं बस बहुत कम एक 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 पक्ष पे बोलना चाहती हूँ, क्योंकि टाइम वैसे ही बहुत हो गया है, और मेरा एक प्रश्न भी उसी बात से जुड़ा है जो मैं बोलूंगी। बाबू जी, मतलब लोकतंत्र पे तो डिस्कशन चल ही रहा है, कई दिन से चल रहा है, पीछे भी चलता रहा है। सरकार पे तो हम सदैव ही डिस्कशन कर रहे हैं कि सरकार हमारी कैसी हो, व्यवस्था हमारी क्या है। तो आज का तो मुझे नहीं पता लोग, और इस पे इसको जो है डिफाइन भी बहुत किया है, आज भी किया है, कल भी किया है कि लोकतंत्र क्या है और इसमें सुधार कैसे होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि इसी को राजतंत्र कहा जाता था। कभी प्राचीन समय में लोकतंत्र को ही राजतंत्र कहा जाता था। राजा का शासन वो अपने हिसाब से करते थे, ये कैसे करेंगे पता नहीं। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है लोग, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं मतलब एक तो मेरा प्रश्न है, आप कभी जवाब दीजिएगा या आज, कि इसमें लोग जो है, जो जनता है, उसका क्या रोल रहेगा आदर्श लोकतंत्र को स्थापित करने में, उसका क्या रोल रहेगा? अभी तक मुझे जो समझ में आया है, जितने भी डिस्कशन हुए हैं वो इसको लेके हुए हैं कि सरकार के द्वारा जनता को परेशान किया जाता है। सरकार को कैसे कैसे मतलब जनता कैसे सुखी रहे, मतलब जो हमारा राजतंत्र है वो कैसे ढंग से काम करे। लेकिन जनता का क्या इसमें रोल रहेगा, लोग का क्या रोल रहेगा, ये मेरा एक प्रश्न है। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ इस लोग के बारे में कि देखिए, मैं मतलब एक जो चरित्रहीन महिला होती है, उसके गर्भ से कोई साधु संत को जन्म वो नहीं दे सकती है, कोई साधु संत नहीं निकल सका। तो समाज यदि हमारा गिरा होगा, चरित्रहीन होगा, समाज यदि हमारा बिगड़ा हुआ होगा, समाज यदि हमारा अनुशासनहीन होगा, अनैतिक होगा, चरित्रहीन होगा, क्रिमिनल मतलब वो जो है अपराधी होगा, जहाँ पे अपराधी होंगे तो वहां से अच्छे, मेरे कहने का मतलब ये है कि वहां से अच्छे लोग, अच्छे नेता, अच्छे विधायक, अच्छे प्रधानमंत्री, अच्छे मुख्यमंत्री, अच्छे राजनेता नहीं निकल सकते हैं। तो जब हमारे समाज के अंदर एक अनुशासन होगा, एक अच्छा वातावरण होगा, मुझे लगता है कि आदर्श लोकतंत्र को स्थापित करने में जितना तंत्र की भूमिका होगी, उतना ही, मैं तो इस बात को हमेशा ही बोलती हूँ,
उतना ही इसमें लोक का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एक क्रिमिनल निकल के लाल बहादुर शास्त्री जी यदि निकले थे तो उसी समाज से निकले थे, और और दूसरे जो ऐसे क्रिमिनल नेता निकलते हैं तो वो इसी समाज से निकलते हैं। समाज ही हमको नेता देता है, तंत्र देता है। मेरे कहने का मतलब ये है, यदि तंत्र लोक के लिए कार्य कर रहा है तो तंत्र को पैदा करने वाला भी लोक ही है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ। ठीक है, मेरी बात समाप्त हो गई बाबा जी। आपका जो प्रश्न है जी नेताजी का, तो नेताजी ने कहा है कि अगर लोक ही गड़बड़ होगा, मतलब समाज, लोक हमारे समाज, तो जी समाज ही अगर गड़बड़ होगा तो फिर क्या उपाय है? तो अब ये बताना पड़ेगा कि अगर समाज सही हो जाएगा तो फिर तंत्र की जी जरूरत क्या है? तंत्र कोई ऐसा, कोई माने ऐसी चीज तो है नहीं कि उसकी जरूरत है। तंत्र का कार्य क्या है? तंत्र का कार्य ये है कि लोग अर्थात समाज में जो गड़बड़ लोग हैं, उन जी गड़बड़ लोगों को कैसे दंडित किया जाए, बाधा पैदा की जाए, रोका जाए। जी बुरे लोगों को, अगर वो बुरे लोग धर्म से नहीं सुधर रहे हैं, जी समाज का अनुशासन जो नहीं मान रहे हैं, उन्हीं को रोकने के लिए हम तंत्र बना रहे हैं। लेकिन जो लोग जी ठीक ठाक चल रहे हैं, जी सही सही तरीके से कार्य कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो लोक है ही नहीं। नहीं, उनके लिए तो तंत्र है ही नहीं। वो तो पूरा अपना स्वतंत्रता से कार्य करेंगे। जी यह कहना बिल्कुल गलत है कि लोग अगर ठीक होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर 99 लोग ठीक हैं और एक जी आदमी गड़बड़ है, तो एक आदमी को ठीक करने के लिए, मजबूर करने के लिए, दंडित करने के लिए हम लोग तंत्र बना रहे हैं। एक आदमी के लिए, 99 के लिए हम तंत्र नहीं बना रहे हैं। जी ठीक है, बाबा जी, मैं मैं एक इस पे, हेलो। ये बात हो गई, रुक जाइए अब। फिर जी और बाकी लोग। मैं नेताजी के बात को थोड़ा सा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हाँ, था। बताइए बबलू जी आप। जैसे अभी एक पंजाब या हरियाणा का कोई एक खालिस्तानी था क्रिमिनल, जो जेल में बंद भी जीत गया, या जिस प्रकार से बिहार का और बंगाल के क्रिमिनल लोग जीत के आते हैं, उनको भी जनता ही चुन के भेजती है। तो जो जो संविधान मंडल होगा, तो जो संविधान सभा होगा, उसमें जो लोग जाएंगे और जो वोटिंग करेंगे, अगर वयस्क वोटर मताधिकार होगा, जो 18 साल या 20 साल से ऊपर के लोग हैं वो सब मताधिकार करेंगे। तो संविधान सभा में जो इनको संविधान या सामाजिक नियम की जानकारी रहेगा, वो लोग करेंगे कि आम आदमी कोई भी करेगा जो 18+ वाला है? नहीं, क्या करना चाहिए? अगर आप कहीं कोई नियम लागू कर देंगे तो नहीं, सारे क्रिमिनल लोग बैठ करके नियम नियम कौन बनाएगा? जिस विषय के लिए हम चुन रहे हैं, कोई मंदिर में हाँ, किसी को ब्राह्मण चुन रहे ये हैं, इसका तो उत्तर सोचिएगा। उसको वेद मंत्र में पूजा पद्धति आनी चाहिए। पता देखिए, चला अगर जिसको पूजा पद्धति नहीं, मुनि जी एक मिनट, जिसको पूजा पद्धति नहीं पता है, हम ऐसे लोगों को भेज देंगे तो क्या पूजा करेंगे? तो उस विषय का जानकार तो हो कम से कम, जो विधानमंडल संविधान सभा में जाए। बाबा जी, मुझे लगता है अगर किसी व्यक्ति को केवल एक ही काम दिया जाए तो वो उस काम को अच्छे से कर पाता है। संविधान सभा के पास हजार काम तो होंगे नहीं, तो उस विषय से जो जुड़े हुए लोग हैं वो समझदार लोग जाएंगे उस विषय को समझने वाले, और नहीं भी जाएंगे तो एक ही काम करना है तो उस विषय को समझ लेंगे। लेकिन हम अगर उसको संसद की तरह या अन्य इकाइयों की तरह ओवरलोड कर देंगे तो वहां पर कोई संविधान का जानकार होगा ही नहीं। चलिए, और लोग कोई बताइए कुछ। हाँ, अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा अभी तक का उत्तर दे दूं, फिर आप लोग कहेंगे तो कल फिर इसको रखेंगे, और नहीं तो आज समाप्त करेंगे।
मैं 5-10 मिनट में आपको, एक तो मोहन बाबू ने कहा है कि हम राज्यसभा को ही संविधान सभा मान लें। अगर हम उसको संविधान सभा मान लेंगे तो फिर उसकी भूमिका कानून बनाने में नहीं रहेगी। तो कानून जब बनाना है तो कानून बनाने में हमारी संघ सभा की भूमिका शून्य हो जाएगी। फिर तो लोकसभा ही सारे कानून अपने मनमाना बना लेगी, वही फंडामेंटल राइट डिफाइन कर देगी कुछ भी, या दंड का प्रावधान कर देगी। उसमें जैसे लोकसभा की जो भूमिका है उसी तरह हम लोगों ने संघ सभा को भी समानांतर भूमिका दी है कानून बनाने में। ये मेरे हिसाब से मोहन बाबू ने जो बताया है उस हिसाब से। फिर मदन जी ने जो कहा वो बात तो मैंने बता दी कि अच्छे लोग कौन है इसको तो लोक ही तय करेगा। बाकी अच्छे लोग, ये अच्छे लोग वाली बीमारी है। अच्छे लोग जाएंगे तो किसको आप प्रमाणित करेंगे कि ये आदमी अच्छा है? तो प्रमाणित करने वाली भी एक समस्या पैदा हो जाएगी। फिर एक बात अभ्युदय जी ने कहा कि टैक्स पर, इसके संघ सभा के टैक्स पर प्रतिबंध होना चाहिए या कोई नियंत्रण होना चाहिए। वैसे मेरी ये मान्यता है कि संघ सभा किसी प्रकार का कोई टैक्स लगावे ही मत। उसको कोई टैक्स की जरूरत नहीं है। टैक्स, सुरक्षा कर लगा दिया आपको केंद्र सरकार ने, बाकी सारे टैक्स खत्म कर दिए जाएंगे। अब सवाल यह है कि अगर बाकी सबको आप खत्म कर देंगे तो फिर इसका खर्चा कैसे चलेगा? ये जब सवाल उठा तब ये समझ में आया कि उसको भी हम लोग कोई एक टैक्स दे दें, कोई भी एक छोटा मोटा। जो संघ सरकार है उस संघ सरकार को किसी प्रकार के धन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर धन की जरूरत पड़ेगी उसको तो उसको नीचे की इकाइयां पावर देंगी। संघ सभा के क्या अधिकार होंगे ये तो परिवार देगा। परिवार देगा गांव को, गांव देगा जिला को, जिला देगा प्रदेश को, प्रदेश देगा केंद्र को। जितने अधिकार देगा उतना ही वो हस्तक्षेप करेंगे। सीधा हस्तक्षेप तो मनमाना कर ही नहीं सकते। तो अगर कोई संघ सभा को या संघ सरकार को या राष्ट्र सरकार को, जो भी, उसको अगर कोई जिम्मेदारी दी जाएगी नीचे से, तो जो जिम्मेदारी देगा वो खर्चे की बताएगा कि भाई तुम इस तरीके से खर्च कर सकते हो। नहीं तो उसको मनमाना कोई टैक्स लगाने की छूट नहीं होनी चाहिए। फिर विपिन जी ने कहा, तो उसका तो उत्तर उन्होंने दिया है राकेश जी ने कि हम लोग इसको सोच करके बताएंगे भविष्य में। फिर कुछ श्रीकांत जी ने क्या कहा भाई मेरे समझ में नहीं आया वो। अगर ब्रजेश जी या कोई उनकी बात समझे होंगे तो उनको आप बता दीजिएगा उत्तर। और जी श्रीकांत जी ने कुछ नहीं कहा। श्रीकांत जी कह रहे थे कि हम लोग जो सरकार बना रहे हैं वो अच्छी सरकार है, वो तटस्थ रहेंगे, वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है। तो बाबा जी, वैदराज, हाँ बताइए। संघ सरकार के पास में या प्रदेश प्रदेश सभा के पास में ऐसे कौन से कार्य होंगे, कार्यपालिका का गठन होने के बाद में ऐसे कौन से कार्य होंगे जो वो करेगी? कार्यपालिका का गठन होगा। हाँ कार्यपालिका में जैसे
प्रधानमंत्री और दूसरा मंत्रिमंडल होगा, वही कार्यपालिका कहलाएगा। हाँ ठीक है। तो इनको वो उनको तो कार्य के लिए जो केंद्र सरकार जो लेगी, टैक्स लेगी, सुरक्षा और न्याय के बाद में वो किसको लौटाएगी बाकी पैसा बचा हुआ? तो वो मैं आपको बताता हूँ कि सुरक्षा और न्याय तो हो गया केंद्र सरकार के जिम्मे में, बाकी सारे मामले आ गए परिवार के पास। परिवार वाले वे अधिकार देंगे, जो मामले आए हैं तो परिवार वाले दे देंगे गांव को। शुरुआत में गांव वाले दे देंगे, फिर मान लीजिए ऊपर ऊपर देते 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 सब मिल करके जो दे देंगे केंद्र उसको, मतलब संघ सरकार को नीचे से देंगे। और जो फिर नीचे से देते देते संविधान में जो लिखा जाएगा, संविधान में तो दोनों दोनों मिलकर के लिखेंगे। तो जब संविधान में लिखा जाएगा कि इस संघ सभा के पास ये काम होगा, तब वो आदर्श स्थिति हो जाएगी। तब तक हम लोग वर्तमान समय में ये तय किए हैं, वर्तमान समय में जब तक कि ये सब नहीं बनता है तब तक सुरक्षा और न्याय केंद्र सरकार को, बाकी सब संघ सरकार। जब तक कि ये सब संविधान वगैरह का न बन जाए तब तक के लिए। फिर संविधान में अगर आएगा कि ये परिवार को जाएगा, ये गांव को जाएगा, ये बांटने का काम संविधान जब करेगा तब बट जाएगा। और प्रश्न किसी का हो तो बताइए। बाबा जी मैं हेलो। हाँ बताइए नीता जी। हाँ बाबा जी, मैं कई बार बात हुई है मेरी, और जो बात हमेशा जब मैं समाज की बात करती हूँ तो मेरा एक पक्ष हमेशा रह जाता है, मुझे उसको थोड़ा क्लियर करने दीजिए। जैसे आपने अभी एक बात बोली थी कि सरकार किस लिए है, जब अच्छे लोग समाज ही देगा, लोग देगा, तो फिर सरकार का क्या जरूरत क्या है। तो जैसे अभी तक डिस्कशन होते आ रहे हैं, मुझे अभी तक समझ में ये आया है कि सरकार का काम है सुरक्षा और न्याय देना, सिक्योरिटी। जैसे मान लीजिए, मुझे लगता है यहाँ पे एक तीसरी चीज पैदा हो जाती है जिसकी जरूरत है अच्छे लोग स्वराज्य में या अच्छे लोकतंत्र के उसमें। जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी की, तो चोरी को रोकना, सुरक्षा देना सरकार का काम है। लेकिन व्यक्ति चोरी करने के बारे में सोचे ही ना, वो आदर्श स्थिति होती है, उससे समस्या ही नहीं पैदा होगी, वो चीज कौन करेगा। तो मुझे लगता है कि वो चीज धर्म का काम है, बिना धर्म के मुझे नहीं लगता कि मतलब चल पाएगी, आदर्श स्थिति एक बात बन पाएगी। बताइए, एक बात जी बताइए कि जी जब चोर होगा तब ना चोर को रोकने के लिए सरकार रहेगी। 99 लोग चोर अगर नहीं है तो 99 लोगों से क्या मतलब है। तो उस एक आदमी को रोकने के लिए सरकार रहेगी सिर्फ। और अगर सारे लोग ठीक हो जाएंगे 100 के 100, कोई चोरी होगी ही नहीं, तो हमको सरकार को की क्या जरूरत पड़ेगी फिर। तो अगर हम यह मान लें कि पहले जी सब लोग सुधर जाए अपने आप, जी तो अगर सब लोग अपने आप सुधर गए तो सरकार की जी जरूरत ही क्या रहेगी। व्यवस्था चलाने के लिए। चलिए और कोई बात बताइए कोई। बाबा जी मैं ये हाँ कह रहा, बताइए ब्रजेश जी। जो विपिन जी ने और जो राकेश जी ने बात कही, तो मुझे ये लगता है कि जैसे ग्राम सभाएं हैं तो ग्राम सभाएं स्वेच्छा से भी प्रस्ताव दे सकती हैं अगर कोई संविधान संशोधन होता है उसके विरुद्ध। और अगर किसी ग्राम सभा के 50% से अधिक सदस्यों ने अगर उस प्रस्ताव को मान लिया, स्वीकार कर लिया, तो फिर वो जो है उसको
पास करके जो है जिला सभा को भेजा जा सकता है। अगर किसी क्षेत्र की 50% जिला सभाएं ऐसी हैं जो ये मान लेती हैं कि ये संविधान संशोधन ठीक नहीं है और वहां से भी प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो फिर वो प्रदेश सभा के पास चला जाएगा। और पूरे देश में जो प्रदेश सभाएं हैं उनमें से अगर 50% से अधिक प्रदेश सभा जो है वो प्रस्ताव पारित कर देती हैं, तब संविधान जो है वो संशोधन नहीं माना जाएगा। तो स्वेच्छा से ग्राम सभाएं भी अपना जो है वो म, संविधान संशोधन के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक तो है, तो इसमें क्या गड़बड़ है? ये हाँ, तो मैं भी आप नहीं, जो आपने कहा ब्रजेश जी, वो तो ग्राम सभा से कहा। मैं तो कह रहा हूँ परिवार सभा से। जी जी अगर किसी परिवार में कोई प्रस्ताव पारित हो गया कि ऐसा संविधान में बदलाव होना चाहिए, परिवार सभा का प्रस्ताव ग्राम सभा में चला जाएगा। जी हाँ, राकेश जी कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं बाबा इनके बात से सहमत हूँ। और चलिए, इसका मतलब ये है कि अभी बहुत सारे विचार और प्रश्न मंथन होने शेष है। हाँ, अभी बहुत विषय हाँ, विषय इतना मैं जटिल है। मैं तो असहमत हूँ, लेकिन कल ब्रजेश जी से इस विषय पर चर्चा करके कल वाली चर्चा में बात रखूंगा। और चर्चा करेंगे आगे। और बताइए, कोई प्रश्न किसी का हो तो 5 मिनट में 10 बज जाएगा। बाबा जी, हम मेरा एक प्रश्न और है। जैसा कि आपने कहा कि मोहन गुप्ता जी के उत्तर पर आपने कहा कि लोकसभा को ही अधिकार दे दिया जाए तो मनमाने कानून बनाएंगी। तो मुझे तो लगता है कि कानून तो तब बनेगा जब संविधान संशोधन का अधिकार उनके पास रहेगा, क्योंकि कानून तो संविधान के अनुसार ही बनना है। और जब हाँ, उन्हें कोई कानून बनाता है तो सबसे पहले संविधान संशोधन कर देते हैं। यही इसीलिए बात संविधान इस यह बात मैं जी भूल गया था बताना उस समय जब कहा ना कि जी न्यायपालिका का हमको 2 बात बतानी थी। एक वो हम क्या यादें नहीं आ रहा है। यही बात जो आपने जी कहा, जी 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 मतलब न्यायपालिका अगर हमारे प्रतिनिधियों ने तीनों ने मिलकर कोई संविधान संशोधन कर दिया, तीनों ने मिलकर, और वह व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हुआ, तो न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है। एक दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का एक और अधिकार होगा कि यदि कोई कानून संविधान के विपरीत बनाया जाता है, कोई कानून, चाहे वह कानून केंद्र सरकार के द्वारा बने या संघ सरकार के द्वारा, संविधान के विरुद्ध अगर कोई कानून बनता है तो न्यायपालिका उसको रद्द कर देगी। मतलब संविधान को मानना दोनों को जरूरी है। जी बाबा जी, इसका अर्थ ये है कि गलत कानून इसलिए बन रहे हैं क्योंकि संविधान संशोधन का अधिकार और कानून बनाने का अधिकार दोनों एक ही इकाई को है। हाँ हाँ, वही वही बात वही है। एक जी इकाई का पास तो होना ही नहीं चाहिए। जी चलिए, और कोई बात कुछ? इस प्रश्न पर हम लोग और आगे विचार करेंगे कभी, जी 10-20 दिन बाद, 1 महीने बाद मान लीजिए। जी कभी 1 महीने बाद इस विषय को फिर उठाइएगा ब्रजेश जी। ठीक है बाबू जी। हाँ, क्या कुछ मदन जी या नीता जी अगर कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं बाबा जी, मुझे कुछ नहीं पूछना, हो गया। देखिए कल आपका का हाँ, बताइए। बाबा जी, अगर कल हम लोग इस विषय को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो फिर कल 2030 से लेके 2036 तक जो है वो चर्चा रहेगी हमारी समानता को हाँ, लेकर।
अब इस विषय को कल कब कंटिन्यू करना ठीक नहीं है, जी बाबूजी। क्योंकि सारे लोग तो कुछ ना कुछ अपनी बात रख दिए हैं, फिर महीने भर बाद हम लोग को रखना ही है दोबारा। जी, तो बाबा जी कल 2030 से लेके 2036 कोटेशन तक हमारी चर्चा रहेगी। ठीक है, बता दीजिएगा। ठीक है, ज्ञानेंद्र जी समाप्त कर सकते हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत आभार आज के चर्चा कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।